इस विश्लेषण में स्वागत है। आज हम एक ऐसे आधारभूत ब्लूप्रिंट की गहराई में उतरेंगे जो किसी भी संस्था को सफल बनाए रखने के लिए बिल्कुल जरूरी है। सोचिए, किसी भी बड़ी कंपनी को बिना किसी रुकावट के स्मूथली चलाने के लिए आखिर किन चीजों की जरूरत होती है। बस वही आधार हम आज डिकोड करने वाले हैं। तो आज की हमारी इस चर्चा का रोड मैप कुछ इस तरह दिखता है। 1. अ बिजनेस चैलेंज। 2. व्हाट इज जॉब एनालिसिस। 3. डिस्क्रिप्शन एंड स्पेसिफिकेशन। 4. गैदरिंग नेसेसरी इन्फॉर्मेशन। और आखिर में 5. यूजेस ऑफ जॉब एनालिसिस। ये एक बहुत ही लॉजिकल सफर होने वाला है जो हमें रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम से लेकर प्रैक्टिकल एचआर सॉल्यूशंस तक ले जाएगा। चलिए शुरुआत करते हैं पहले भाग से, अ बिजनेस चैलेंज। इन भारी भरकम एकेडमिक बातों को असली दुनिया से जोड़ने के लिए एक प्रैक्टिकल बिजनेस फेलियर का उदाहरण लेते हैं। अब एक बहुत ही दिलचस्प और सोचने पर मजबूर करने वाला सवाल उठता है। आखिर ऐसा क्यों होता है कि पूरी क्षमता में कर्मचारी होने के बावजूद बड़ी-बड़ी कंपनियां अपने लक्ष्य हासिल करने में फेल हो जाती हैं? ये सवाल किसी भी बिजनेस के फेल होने की बिल्कुल जड़ में बैठा है, क्योंकि सच तो ये है कि सिर्फ लोगों की एक भीड़ इकट्ठा कर लेने से काम नहीं बनता, जब तक कि उनकी भूमिकाएं और जिम्मेदारियां एकदम शीशे की तरह साफ ना हों। इसे थोड़ा और अच्छे से समझने के लिए जोजो सोया प्रोडक्ट्स लिमिटेड का केस देखते हैं। वहां इतना भयानक कन्फ्यूजन था कि पूछिए मत। जैसे अलग अलग डिपार्टमेंट्स एक ही कच्चा माल खरीद रहे थे और जो मार्केटिंग हेड थे उन्हें सेल्स का एस भी नहीं पता था। इस अराजकता ने कंपनी के सीईओ को इतना परेशान कर दिया कि उन्हें एक इंडस्ट्रियल साइकोलॉजिस्ट को हायर करना पड़ा। मकसद बिल्कुल साफ था, सारी नौकरियों और उनके कामों का पूरी तरह से पुनर्गठन करना, ताकि इस रोज-रोज के ड्रामे और ओवरलैपिंग ड्यूटीज को खत्म किया जा सके। तो यहाँ से हम आते हैं भाग 2 पर, व्हाट इज जॉब एनालिसिस, यानी कार्य विश्लेषण आखिर है क्या। पिछले केस में सबसे ज्यादा ध्यान देने वाली बात ये थी कि उस साइकोलॉजिस्ट ने एक बहुत ही स्पेसिफिक एकेडमिक तरीका अपनाया, और यही चीज हमें हमारे आज के मेन टॉपिक की तरफ ले आती है। इस सॉल्यूशन के पीछे की साइंस को समझने के लिए इग्नो के मैनेजमेंट स्टडीज द्वारा दिया गया एक प्रमाणिक फ्रेमवर्क बहुत मददगार साबित होता है। ये फ्रेमवर्क सच में इस पूरी प्रक्रिया के फाउंडेशन को गहराई से समझने की एक बेहतरीन चाबी है। डेस्लर की 2013 की स्टडी को अगर देखें तो ये प्रक्रिया एक बहुत ही सिस्टमैटिक तरीका है। इसका सीधा सा मकसद ये तय करना है कि किसी एक पोजीशन के क्या क्या काम है और उस पोजीशन पर बैठने के लिए बिल्कुल किस तरह के इंसान को हायर किया जाना चाहिए। अगर सिंपल शब्दों में कहें तो ये साफ साफ समझना कि एक जॉब में असल में क्या शामिल है और उसे करने के लिए किस किस्म के बंदे की जरूरत पड़ेगी। मॉन्डी और नोए का ये कोट इस बात को और भी ज्यादा सॉलिड बनाता है। उनका इस बात पर खास जोर है कि ये कोई हवा में तीर चलाने वाला काम नहीं है, बल्कि ये किसी भी जॉब को उसके जरूरी स्किल्स, ड्यूटीज और नॉलेज के आधार पर छोटे छोटे हिस्सों में बांटने का एक बेहद सिस्टमैटिक और लॉजिकल प्रोसेस है। अब बढ़ते हैं भाग 3 की तरफ, डिस्क्रिप्शन एंड स्पेसिफिकेशन। आइए इसके मैकेनिक्स को खोल कर देखते हैं कि ये कैसे 2 अलग अलग पर सबसे जरूरी कैटेगरीज में बढ़ता है। ह्यूमन रिसोर्सेज की दुनिया में एक बहुत ही बड़ा डिवीजन होता है जिसे द ग्रेट डिवाइड कहा जा सकता है। एक तरफ है जॉब डिस्क्रिप्शन, जो ये बताता है कि जॉब आखिर है क्या। इसमें एक्चुअल टास्क्स, जिम्मेदारियां और काम करने के माहौल की बात होती है। और ठीक दूसरी तरफ है जॉब स्पेसिफिकेशन, जो ये डिफाइन करता है कि उस काम को करने वाला इंसान कैसा होना चाहिए, यानी उसकी एजुकेशन, स्किल्स, एक्सपीरियंस और पर्सनैलिटी। इन दोनों के बीच का फर्क ही एक सफल एचआर सिस्टम की जान है। इसके बाद हम आते हैं भाग 4 पर, गैदरिंग नेसेसरी इन्फॉर्मेशन। यहाँ सबसे जरूरी पॉइंट ये जानना है कि इन एक्यूरेट डिस्क्रिप्शंस और स्पेसिफिकेशंस को बनाने के लिए किसी कंपनी को आखिर किस तरह का डेटा इकट्ठा करना पड़ता है। एक जबरदस्त और पूरी तरह से थॉरो एनालिसिस करने के लिए इवैल्यूएटर्स को इन स्पेसिफिक एरिया से डेटा सिस्टमैटिकली कलेक्ट करना ही होता है। रोजाना की वर्क एक्टिविटीज और जरूरी ह्यूमन बिहेवियर से लेकर इस्तेमाल होने वाली मशीन्स और एक्सपेक्टेड परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड्स तक सब कुछ बारीकी से जांचा जाता है। यहाँ तक कि काम का पूरा कॉन्टेक्स्ट और इंसानी जरूरतें भी इसका एक बड़ा हिस्सा होती हैं। इसे एक बहुत ही प्रैक्टिकल एग्जाम्पल से क्लियर करते हैं। मान लीजिए किसी रेस्टोरेंट के शेफ की जिम्मेदारियां धीरे धीरे बढ़ गई हैं और अब उसे पेस्ट्रीज भी बनानी पड़ती हैं। तो ऐसे में रेस्टोरेंट ओनर को अपने एनालिसिस को अपडेट करना ही पड़ेगा। अगर ऐसा नहीं होता तो नए कैंडिडेट ढूंढते वक्त
इस नई स्किल के हिसाब से सही आदमी कभी हायर ही नहीं हो पाएगा। आखिर में हम पहुंच गए हैं भाग 5 पर, यूजेस ऑफ जॉब एनालिसिस। चलिए अब देखते हैं कि इतना सारा डिटेल्ड डेटा इकट्ठा करना ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के लिए आखिर इतना अहम क्यों माना जाता है। सच तो ये है कि ये आधारभूत एनालिसिस सीधे तौर पर संस्था के मेजर एचआर फंक्शंस को चलाने की ताकत देता है। रिक्रूटमेंट के दौरान सही टैलेंट को जॉब स्पेसिफिकेशन से मैच करने से लेकर ड्यूटीज के आधार पर सही सैलरी, इंसेंटिव्स और प्रमोशंस तय करने तक इसका बड़ा रोल है। और हाँ, एक जैसे टास्क्स वाली नौकरियों को सही कैटेगरीज में बांटना भी इसी के दम पर ही मुमकिन होता है। बेसिकली ये एनालिसिस एकदम सटीक, टेलर मेड हायरिंग की गारंटी देता है। ये साबित करता है कि अलग-अलग रोल्स की डिमांड कितनी अलग होती है। जैसे फौज की नौकरी के लिए किसी को तब तक हायर नहीं किया जा सकता जब तक फिजिकल रिक्वायरमेंट स्पेसिफाई ना हो। ठीक वैसे ही एक शानदार कम्युनिकेशन स्किल और पर्सनैलिटी को स्पेसिफाई किए बिना किसी मार्केटिंग रोल के लिए हायरिंग करना एकदम बेकार है। इस एक्सप्लेनर को खत्म करने से पहले एक बहुत ही गहरा विचार छोड़कर जाना जरूरी लगता है। अगर कोई भी अपने वर्क स्पेस और वर्क कल्चर को ध्यान से देखे तो एक बड़ा सवाल जहन में आना चाहिए कि क्या वहाँ सभी की भूमिकाएं सच में स्पष्ट रूप से डिफाइंड और एनालाइज्ड हैं, या फिर वहाँ भी जो सोया प्रोडक्ट्स जैसी अराजकता चल रही है। ये आगे की सोच और इवैल्यूएशन के लिए एक बेहतरीन पॉइंट है। इस विश्लेषण में साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।